हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त को केवल आपने जो देखा पृष्ठभूमि था। आज अस्थाई बंदोबस्त जो है वह भू राजस्व कर के रूप में ब्रिटिशों द्वारा लागू किया गया था। जो प्राथमिक पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि ब्रिटिश द्वारा लागू किया गया 3 कर प्रणाली जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को स्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। और याद रखना, इसके बाद जो सेकंड पे था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरे नंबर पे महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त, इसी को आज हमको पढ़ना है, वो भी डीपली गहन अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 1772 में आज जो पढ़ना है, आप उसे हेडिंग डालेंगे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या स्तमरारी व्यवस्था। स्तमरारी व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ब्रिटिश द्वारा लागू की गई भूराजस्व कर प्रणाली है। फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं। याद होगा 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आया, वारेन हेस्टिंग आया गवर्नर बन के बंगाल का। क्लियर? पॉइंट टू पॉइंट इसके पहले क्लास में बताया जा चुका। ये क्या किया? दीवानी पद खत्म कर दिया। पहुंचते ही दीवानी पद समाप्त कर दिया। और जब ये समाप्त कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? आपको याद होगा कि इजारदारी व्यवस्था भी बहुत तेजी के साथ फैलाव करने लगा वारेन हेस्टिंग। और यह इजारदारी व्यवस्था 1773 में रेगुलेटिव एक्ट के तहत, ये याद होगा कि गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। इन्होंने इतना जब नियम बना दिया रेगुलेटिव के एक्ट के तहत, या गवर्नर जनरल बन जाता है। क्लियर? उसके बाद आपको याद होगा कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। और यह पिट्स इंडिया एक्ट आता है रेगुलेटिव एक्ट में
सुधार के लिए। क्लियर, सुधार के लिए आया। अब याद होगा कि रेगुलेटरी एक्ट के सुधार के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट, और याद रखना वारेन हेस्टिंग द्वारा किए गए कारनामों को भी सुधार किया। कारनामों को भी सुधार किया। इसीलिए क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग नाराज हो गया। और वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। ये जब वारेन हेस्टिंग इस्तीफा दे देता है तो 1785 में, यानी 1784 में एक अस्थायी रूप से एक गवर्नर जनरल आता है। एक अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल आता है। फिर उसके बाद याद रखिए 1 साल तक रहता है, 1 वर्ष के लिए। जैसे 1786 का वर्ष आता है, इसे मिटाते हैं। सत्रह सौ छियासी ईस्वी आता है। 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कॉर्नवालिस तो गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और याद रखिए बंगाल में उसी समय रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में याद रखिएगा जॉन सोर था। कौन था? जॉन सोर। और सहयोगी के रूप में या सदस्य के रूप में आप कह लीजिए जेम्स ग्रांट था। ये तीनों ने मिलकर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां लिखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरे नंबर पे जॉन सोर, और तीसरे नंबर पे जेम्स ग्रांट।
याद रखिएगा, यानी कि जो राजस्व कर वसूलने का अध्यक्ष था वह जांसोर था। यहां लिख सकते हैं राजस्व कर वसूलने का अध्यक्ष कौन था? जांसोर था भाई। प्रधान था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का एकदम पूरा सदस्य था। या आप कह सकते हैं राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन था? जांसोर। तो जांसोर उस समय देख रहा था कि बंगाल की स्थिति जो है, यहां पर जो भी इसके पहले कर वसूले जाते थे, कभी हमने तो नियम लगा दिया कि यहां पर कर वसूला जा रहा है, लेकिन कभी कर कम मिल रहा है, कभी ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हमेशा ऐसे घटते बढ़ते रहेंगे? तो इसके मन में विचार आया। किसके मन में विचार आया? जांसोर के मन में विचार आया। 1789 ईस्वी में जांसोर के मन में विचार आया जांसोर के मन में क्या आया? विचार आया। और जांसोर क्या कहा कि हम चाहते हैं कि जो कर राजस्व कर वसूला जाता है, कभी कभी हमको कम मिलता है, कभी कभी ज्यादा मिलता है। अब जनता जो पैसा, कृषक थे वो पैसा देते थे, तो यह भी समझिए कि पैसा देने के साथ साथ कभी कम देते थे, कभी ज्यादा देते थे। ये बार बार उतार चढ़ाव जो हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने सोचा क्या कि जांसोर कहा कि इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, इसको एक अस्थाई किया जाए। तो याद रखिएगा, यानी अस्थाई बंदोबस्त। जांसोर की व्यवस्था कही जाती है। क्या कही जाती है? जांसोर की व्यवस्था कही जाती है। अब फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि आप ये भी कह सकते हैं कि जांसोर के मन की उपज है। जो अस्थाई बंदोबस्त है, ये जांसोर के दिमाग की उपज है। यहां लिख भी सकते हैं जान सोर के दिमाग की उपज है। तो आखिर ये ऐसे कैसे कंडीशन हुआ? तो तीनों ने क्या किया? तीनों ने मिल करके जब जांसोर कहने लगे कार्नवालिस से कि आप भाई गवर्नर जनरल हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल में जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, टैक्स राजस्व कर वसूला जा रहा है, उसे अस्थायी कर दिया जाए। तो कार्नवालिस कहे ठीक है, ऐसा करते हैं। तो तीनों मिल करके, याद रखिएगा, तीनों ने मिल करके एक संगठन बनाया कि हां कि जिससे अंग्रेजों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। इसी मुनाफा के लिए 1790 में याद रखिएगा क्या किया गया? अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का निर्णय लिया गया। क्लियर? 1790 में अस्थाई बंदोबस्त का निर्णय लिया गया। चलिए ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त होना चाहिए। अब ये हुआ क्या कि अस्थाई बंदोबस्त जो किया जाएगा वो कितने बरस के लिए किया जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त
10 वर्षों के लिए किया जाएगा। पहले ये देख लिया जाए 10 वर्ष के लिए लगाया जाए, और उसके बाद अगर देखा जाएगा कि मुनाफा अधिक से अधिक हो रहा है तो उसमें जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम कार्नवालिस कहे ऐसा काम चलने वाला नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि पहले 3 साल देखते हैं, 10 वर्षों में पहले 3 साल में देख लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर हमको राजस्व कर क्या बेनिफिट दे रहा है, लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो इसको हम अस्थायी कर देंगे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 वर्ष यानी लगातार, याद रखिए 1790 से स्टार्ट हुआ, 10 वर्ष लिए। इन्होंने कहा कि प्रथम 3 वर्ष में हम देखते हैं अगर मुनाफा होगा तो इसे अस्थायी कर देंगे। 3 साल खूब जबरदस्त मुनाफा हुआ। 3 साल यानी 3 वर्ष तक राजस्व कर में अधिक से अधिक मुनाफा हुआ। अब भाई अगर अधिक से अधिक मुनाफा होगा तो क्या होगा, अंग्रेज खुश। तो कॉर्नवालिस क्या कहे, कॉर्नवालिस कहे ठीक है। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, भाई खुश होने के बाद अब इसको परमानेंट कर दिए, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिए। और ये कहे कि अब हर 10 वर्ष तक जो अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, हम अच्छा खासा मुनाफा होगा, इसलिए 10 वर्ष तक लागू कर दिए कि ठीक है 10 वर्ष तक ही रहेगा। यानी कि 1793 से लगातार 10-10 वर्ष पे जो है पैसा राजस्व कर वसूला जाएगा। ये तो आपसे पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जो दिमाग की जिसकी उपज है, तो याद रखना वह कौन है, क्या नाम है आपका, कि जॉन सोर का, जॉन सोर है। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको अस्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। ठीक है, तो जॉन सोर के दिमाग की उपज है, और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको अस्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। क्या ठीक है, 10 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, राजस्व वसूला करेंगे। तो अब देखिए इतना तो समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, किसके कार्यकाल लागू हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और किसके मन की उपज है, तो जॉन सोर के मन की उपज है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखिए, तो अब सवाल उठता है कि राजस्व कर तो लगा दिए कि ठीक है 10 वर्ष के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त चालू हो गया। अब अस्थायी बंदोबस्त जब चालू हो जाएगा तो सवाल सी बात, सबसे पहले लागू कहां होगा, तो याद रखिए अस्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। बंगाल उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र बंगाल कहलाते थे। क्लियर? तो सर्वप्रथम कहां स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, बंगाल में, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र आते थे। और आपसे पूछा गया कि कॉर्नवालिस सर्वप्रथम सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया, तो आप यहां बताएंगे बंगाल में। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र मिलकर के क्या होते थे, बंगाल हुआ करते थे।
दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, कहां लागू किया गया, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, वह था वाराणसी। जैसा कि जानते हैं वाराणसी उस समय अवध के प्रांत में आता था। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अवध के प्रांत में आता था वाराणसी। और ये भी समझिए कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ही अवध को संधि के तहत अंग्रेजों को दे भी दिए थे 1801 ईस्वी में। क्लियर? ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर अस्थायी बंदोबस्त जहां लागू हुआ वह था उत्तरी कर्नाटक। तो स्पेशल रूप से आप याद रखिए, सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त जहां लागू किया गया वह बंगाल था, दूसरे नंबर पे वाराणसी था और तीसरे नंबर पे कौन था, उत्तरी कर्नाटक। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर स्पेशल मुख्य रूप से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि आखिर अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि ब्रिटिश जहां जहां कब्जा था उसमें 19% क्षेत्र उनके अंतर्गत ही आता था। और उन्होंने क्या कहा, याद रखिए, अंग्रेजों के कब्जे में जो क्षेत्र था वह 19% था। इन्होंने कहा क्या, अब देखिए कि इसका सीक्वेंस समझिए। ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज ने कृषक से राजस्व कर लेना चाहते थे। लेकिन आप सोचिए कि अंग्रेज उस समय डायरेक्टली जो है किसानों से मिल करके नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कि अभी हम नए नए आए हैं और हम कैसे राजस्व वसूल पाएंगे, हमें राजस्व के बारे में, वसूलने के बारे में कुछ पता भी नहीं, प्रशासन चलाने के बारे में कुछ ठीक से पता भी नहीं कि राजस्व किससे कितना लिया जाएगा, मुझे पता नहीं। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक थर्ड पर्सन को चुना, बिचौलियों को। और उस बिचौलियों में जो चुना वो जमींदार था। इसमें किसको चुन लिया, जमींदार को। जमींदार को यह बताया गया कि एक एरिया में बांट दिया गया, इस एरिया के आप जमींदार हैं, इतने खेत दे दिए गए और उसके बाद उनको बता दिया गया कि आपके अंतर्गत इतने क्षेत्र हैं और याद रखना इस क्षेत्र से सभी राजस्व कर वसूल करके आप लाएंगे। तो अब ये भी बता दिया गया, इसका मतलब अब बिचौलिए का काम कौन करेगा, जमींदार करेंगे। जमींदार पैसा किससे वसूलेंगे, राजस्व कर कृषक से वसूलेंगे, कृषक से राजस्व कर वसूल करके जमींदार को देंगे और जमींदार किसको देंगे, अंग्रेज को देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो ये पॉइंट समझ लीजिए। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा जमींदार से कि हे जमींदार, ऐसा करते हैं कि आप पैसा वसूलो, आप जो है राजस्व कर वसूलो और राजस्व कर वसूल के ले आएंगे, हम आपको उसमें से एक हिस्सा दे दिया करेंगे। एक हिस्सा मतलब उन्होंने कहा कि जितना राजस्व कर वसूलेंगे, जितना राजस्व
जमींदार से कह रहे हैं जितना राजस्व कर वसूलेंगे उसमें से या उसमें 11 भाग होंगे। कितना भाग होंगे? 11 भाग होंगे। मतलब कि जमींदार जब कृषक से राजस्व वसूल करके ले जाएंगे इनको देंगे। क्लियर? कृषक से राजस्व मनमानी ढंग से वसूल रहे हैं तो यहां पर अस्थायी हो ही गया कि 19%। क्लियर हो गया? अब देखिए जमींदार वसूल करके अंग्रेज को देगा। तो अब कह रहा है कि अंग्रेजों ने कहा कि जितना राजस्व आप वसूल के ले आएंगे उसका 11 भाग कर दिया जाएगा, 11 पार्ट 11 पार्ट्स में कर दिया जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। देखिए 4, हाँ 6, 10 हो गए, 11 भाग। एक टोटल क्या है यहां से लेके यहां तक क्या है? ये राजस्व कर है। ठीक है? इन्होंने कहा कि अब ये टोटल क्या है? राजस्व कर है। इसको कितने भागों में बांटा गया? 11 भागों में, 11 पार्टीशन किया गया, 11 भाग में बांट दिया गया। अब अंग्रेजों ने बंटवा दिया। उसमें से अंग्रेजों ने क्या कहा कि इसमें से हम 10 भाग लेंगे, यानी टोटल कितना है? 11 भाग। 11 भाग में 10 भाग हम लेंगे, यानी क्या हो गया? अंग्रेजों के हिस्से में 10/11 भाग चला गया। इतनी बातें सुना गया। अब बताइए कि अगर 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लिए तो बचा कितना? 1 भाग बचा हुआ है। क्लियर? जब 1 भाग बचा हुआ है इसका मतलब टोटल कितना था? 11 था। उसमें से 1 भाग जो बचा है वह किसके हिस्से में जाएगा? जमींदार के हिस्से में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 बटा भाग अंग्रेजों के हिस्से में चले गए और 1/11 भाग किसके हिस्से में चले गए? जमींदारों के हिस्से में चले गए। अब जमींदार इस पे मनमानी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब तो नियम बन चुका है ना। याद होगा कि 1790 में उन्होंने क्या किया था? अस्थाई परमानेंट कर दिए थे। ठीक है? अस्थाई परमानेंट तीनों ने मीटिंग किया था। मीटिंग करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि 1790 और 1791 ये हमारे लिए आधार वर्ष है। अंग्रेजों ने कहा क्या? अंग्रेजों ने कहा कि 1790 और 1791 ये मेरे लिए आधार वर्ष है। अब आधार वर्ष क्यों माने? क्योंकि 1790 और 91 जब उन्होंने कहा कि आजमाते हैं कि कितना मुनाफा होता है, कितना राजस्व आता है, पहले 3 वर्ष के लिए देखते हैं। तो 1790 और 1791 में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ था। उस समय बारिश भी अच्छी हुई थी, तो इसलिए कृषकों ने क्या किया? राजस्व कर अच्छा दिया था। तो अब इसी को आधार मान के हमेशा चल रहे हैं। इसी पर जो है हमको राजस्व कर बराबर मिलते रहे, तो इसी को याद रखिएगा, राजस्व कर। लेकिन क्या हुआ? तो अब उस पर तो आधार मान लिए, लेकिन यहां पॉइंट क्या है? देखिए अंग्रेजों के हिस्से में क्या हो गया कि 10/11 भाग अंग्रेजों के हिस्से में चले गए और 1/11 भाग जमींदारों के हिस्से में चले गए। अब वो तो आधार वर्ष मान लिए कितना मुनाफा हुआ था। तो अब धीरे धीरे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देखिए मान लीजिए जमींदार हैं, जमींदार के मेंबरशिप हैं, मतलब परिवार में वो भी लोग हैं, परिवार जितने परिवार होंगे उनको भी तो खर्चा चलाना होगा। उसमें से क्या करते थे कि अब एक हिस्से में से परिवार चलाना प्लस आगामी जो है आगामी वर्ष में हमें क्या करना है? कृषि भी फिक्स करना, उसके लिए भी निवेश करना। ये तो जमींदार सोच रहे हैं ना, किसान सोच रहे हैं। तो किसान क्या करते? लगातार देते। ठीक है? लेकिन क्या होता? अब जमींदार तो इधर तड़प रहे, परेशान, सॉरी कृषक परेशान हो रहे हैं,
और जमींदार क्या कर रहे हैं, उनसे टैक्स कर रहे हैं कि टैक्स फटाफट आप दीजिए। अब देखिए जमींदार भी अब टेंशन ये सोच रहे हैं कि बताइए 11 भाग में से 10 भाग ये लेके चले जा रहे हैं, एक भाग हमको दे रहे हैं, तो ये तो फिक्स हो चुका, उनका आधार वर्ष में उतना मुनाफा हो चुका था। अब मुनाफा जब हुआ तो ये सोच क्या रहे, जमींदार क्या सोच रहे हैं कि उनको तो हमको 10 ही भाग देना है, हम ऐसा करते हैं कि हम जनता से अर्थात कृषक से हम इससे ज्यादा मुनाफा करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए 11 भाग वसूलते थे, टोटल 11 में ले जाते थे कितना, 11 में 10 भाग अंग्रेजों दे देते थे और एक भाग स्वयं पा जाते थे जमींदार। तो एक समय ऐसा आता है कि अब जमींदार यहां पर क्या करेंगे, जमींदार के मन में धीरे धीरे ये दिमाग में बढ़ने लगा कि हम हमारा तो फिक्स हो चुका है, इतना ही हमको देना है, यानी 10 ही भाग देना है, एक भाग तो देना नहीं, एक भाग हमारे हिस्से में, तो टोटल हमको 11 भाग तो फिक्स हो चुका, अस्थाई हो ही चुका है। तो अब जमींदार क्या सोचेंगे, देखिए जमींदार क्या कर रहे हैं, जमींदार मनमानी ढंग से क्या करते हैं, कृषकों से ग्यारह भाग से अधिक राजस्व कर वसूलने लगे। अब बताइए अगर 11 भाग से अधिक राजस्व कर वसूल रहे हैं तो ये भी तो मनमानी ही हुआ ना, क्योंकि अब जब अस्थाई हो चुका है, अस्थाई के बाद भी 11 से अधिक वसूलने लगे। अब जब 11 से अधिक राजस्व कर वसूलने लगे तो सवाल सी बात क्या है, इसमें क्या फायदा होगा कि 11 से जब अधिक वसूलने लगे तो 11 तो नहीं देंगे, 10 भाग दे देंगे, 10 भाग अंग्रेजों को दे देंगे। अब 11 प्लस उसके बाद जितना और वसूले होंगे वो जमींदार के पास चला जाएगा। जमींदार क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जमींदार बादशाहियत करने लगे, यानी अमीर होते जाएंगे, ऐसे लिखिए अमीर होते जाएंगे। अब बताइए जब अमीर हो जाएंगे जमींदार तो कंडीशन क्या होगा, अंग्रेजों के मन में ये उठने लगेगा कि आखिर हमने आधार वर्ष जब देखा था 1790 और 91 में जब देखा था सबसे ज्यादा उपज आई थी, उस समय राजस्व कर अच्छा वसूला गया। जब राजस्व कर वसूला गया तो क्या एक ही बार, उसके बाद तब से नहीं आई, केवल हमको ये आधार बना दिए हैं कि 10 भाग हमको देना, एक भाग आप ले लीजिएगा। इसका मतलब कि क्या बराबर वही एकदम हो रहा है। कभी फसल जो है अच्छी खासी भी हो सकती है, बारिश अच्छी हो गई तो अच्छी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और हमने तो अस्थायी कर दिया कि 10 भाग हमको दे दीजिएगा। अब अंग्रेज बड़े टेंशन हो गए, तब उनके मन में ये उठने लगा कि ऐसा है कि अब हम क्या करें, कि दूसरा नियम पद्धति लागू करना पड़ेगा। ये अंग्रेज सोचने लगे, उनके मन में ये उपज होने लगी कि ऐसा करते हैं कि हम एक नया नियम लगाते हैं। तब उन्होंने क्या लगाया, रैयत बाड़ी। तो फ्रेंड्स पहले इसे अभी डीप में पढ़ेंगे। अब देखिए अमीर होते चले गए, कौन, जमींदार अमीर होते गए, और जब अमीर होते गए इनको 10 भाग देते गए, ये मनमानी ढंग से लूटते गए, जनता को लूट रहे हैं, बराबर टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं, तो कृषक परेशान होते गए। कृषक जो है इतना ज्यादा परेशान हो गए कि एकदम समझिए कि टूट के बिखर चुके थे। अब देखिए कंडीशन क्या होगा, जमींदार तो अमीर होते गए और जमींदार ने क्या किया, एक नया जमींदार को अपने अंदर रख लिए। जमींदार जब अमीर होते गए तो जमींदार को अपने अंदर रख लेते, कहने का मतलब एक नया जमींदार को चुनते थे, एक नए आदमी व्यक्ति को चुनते थे, या आप कह सकते हैं जमींदार का बेटा ही जमींदार होता था, या आप ये भी कह सकते हैं आनुवंशिकता हो गई जमींदारी की।
आनुवंशिकी हो गई कि मतलब कि जमींदार का बेटा जमींदार होगा, चाहे 3 बेटे हों चाहे 4 बेटे हों, सभी को अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया कि भाई आप उस क्षेत्र के जमींदार हैं, आप उस क्षेत्र के जमींदार हैं, आप उस क्षेत्र के जमींदार हैं, इस तरीके से वितरित कर दिया गया। तो ये आनुवंशिकी ही हुआ ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जमींदार का बेटा जमींदार, तो इसी को याद रखना, आप याद रखिएगा। इस बात को अंग्रेजों में भनक लग गई, क्लियर। और जब इस बात को भनक लग गई तो अंग्रेजों के मन में ये हुआ कि देखिए हम सबको तो उतने फिक्स कर दिए, तो ये नियम क्या बना लिए थे, पटानी व्यवस्था। ये आप कह सकते हैं पटनी व्यवस्था, पटनी व्यवस्था को बना लिए। पटनी व्यवस्था मतलब कि जमींदार के नीचे जमींदार, जमींदार के नीचे जमींदार, इस तरीके से पटनी व्यवस्था बनाते चले गए। तो फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इनके अंग्रेजों के मन में ये हुआ कि ये पटनी व्यवस्था को खत्म किया जाए। पटनी व्यवस्था को खत्म करने का प्रण लिया, और जब पटनी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए तो इसका मतलब जमींदार को हटाया जाएगा, और जमींदार को हटाया जाएगा तो इसका मतलब अंग्रेज जो है अब सीधा किससे क्या करेंगे, कृषक से जुड़ेंगे। तो जब अंग्रेज कृषक से जुड़ेंगे तो वही रैयतवाड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नई प्रणाली होती है, क्योंकि अंग्रेजों के मन में खटक हो गया कि जमींदार ही इसका लाभ उठा रहे हैं, हम सब लाभ नहीं उठा पा रहे। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जमींदारों को सख्त चेतावनी दिया था। सख्त चेतावनी में क्या दिए थे कि सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि याद रखिएगा, आप कृषक से पैसा वसूलेंगे, राजस्व वसूल के ले आएंगे, हमको देंगे, और वो भी सूर्यास्त के पहले। यानी कि अंग्रेजों ने 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम बनाया। अगर आपसे पूछा गया सूर्यास्त का नियम राजस्व कर से किससे संबंध है, तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंध है। सूर्यास्त का नियम बनाया और कहा कि सूर्यास्त होने से पहले आप राजस्व वसूल करके ले जाके आप वहां पर मुख्य रेवेन्यू अफसर के पास ले जाके दे देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। सूर्यास्त से पहले नियम बना दिया और उसके बाद पटनी व्यवस्था, ये सब सिस्टम सोच करके अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों में लगा कि हमें मुनाफा होना चाहिए, लेकिन जिस उम्मीद पर अंग्रेज उतरे थे मुनाफा कमाने के चक्कर में थे, शायद उतना मुनाफा नहीं मिल पाया तो जमींदारों को मिल पाया। फ्रेंड्स तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसमें सबसे ज्यादा क्या था, राजस्व कर अस्थायी कर दिया गया, पहला पॉइंट। इसमें नियत उनकी थी अच्छा खासा राजस्व वसूला जाएगा, और उसके बाद जमीन का स्वामित्व ये भी बता दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है कि जमींदार आपको दे दिया जा रहा है, अगर आप इसमें जरा सा लापरवाही करेंगे, राजस्व कर वसूली में लापरवाही करेंगे तो आपकी जमींदारी भी जा सकती है, किसी दूसरे जमींदार को खड़ा कर दिया जाएगा, और दूसरा कृषकों से भी कह दिया गया। इसी प्रकार से जमींदार ने कृषकों से भी कह दिया कि अगर आप कृषक का राजस्व पैसा नहीं देंगे, समय पर नहीं देंगे, तो आपकी कृषक और आपकी जमीन किसी दूसरे किसान को दे जा सकती है। इसलिए सख्त आदेश हो चुका है अंग्रेजों का। तो याद रखिए जनता एकदम त्राह त्राह परेशान है फ्रेंड्स, और ये सब सोच करके जमींदारी को अंग्रेजों को लग गया कि मनमानी ढंग से हमने जो अस्थाई फिक्स किया था उस अस्थाई पर जमींदार खरे उतरे नहीं, और जब खरे नहीं उतरे तो हम ऐसा करते हैं कि जमींदार को बिचौलिए जो काम कर रहे हैं वो उसका फायदा ले रहे हैं, उनको हम हटाने का प्रयास करें, और वो भरसक प्रयास उनका मिशन सफल भी होता है। फिर उनके मन में उठता है, अंग्रेजों के मन में उठता है कि हम एक नया कर प्रणाली शुरू करें जिसका नाम है रैयतवाड़ी। और रैयत मतलब होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा किसान, कृषक। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। आपको अगर समझ में आ रहा है
तो उदय जीएस जैसा सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। थैंक यू।